नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 5th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडिगो। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था। इसके टोटल 2 पार्ट बन चुके हैं और ये इसका तीसरा पार्ट है। चैप्टर इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया और सब कुछ समझाने के लिए मुझे तीसरा पार्ट भी इसका बनाना पड़ रहा है। तो ये तीसरा पार्ट है और इसके पहले 2 पार्ट देखने के लिए आप या तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आप इसका पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए इंडिगो और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। कोई भी चैप्टर आपको हमारे चैनल से पढ़ना है तो बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके आगे डिज़ायर पॉइंट जोड़ करके सर्च कर लीजिए, तो आपको हमारे चैनल से वो लेक्चर मिल जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। कहते हैं कि इन जून में गांधीवाद समोन्ड, गांधी को बुलाया गया टू सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट के पास। ठीक है, एडवर्ड गेट एक नाम है एक व्यक्ति का। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि इन जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट और हिंदी में इसको पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। क्लियर है कि जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। बिफोर ही वेंट यानी जाने से पहले। ही मतलब वहाँ, वेंट मतलब गए, बिफोर मतलब पहले, यानी जाने से पहले। तो जाने से पहले ही मेट, वो मिले लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स। यानी ये हो जाएगा कि बिफोर ही वेंट यानी जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। तो वो मेट मतलब मिलना, लीडिंग एसोसिएट्स मतलब होता है प्रमुख सहयोगी। ठीक है, तो लीडिंग एसोसिएट्स मतलब उनके प्रमुख सहयोगी। तो जाने से पहले वो अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले एंड अगेन, और एक बार फिर से लेड डिटेल्ड प्लान का मतलब हो जाएगा कि जो प्लान मतलब होता है योजना, डिटेल मतलब पूरे विस्तार से, लेड डिटेल प्लान यानी पूरे विस्तार से योजना बनाई। ठीक है, यानी एक विस्तृत योजना तैयार की फॉर सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा की। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वह शुड नॉट रिटर्न वापस नहीं लौट पाते हैं। अर्थात उनको बुलाया गया तो गांधी जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उठा के जेल में बंद कर दे। तो उन्होंने अपनी एक योजना बना ली कि अगर मुझे जेल में बंद कर दिया गया गांधी जी को, तो आप लोग सविनय अवज्ञा शुरू कर देना, अपना काम शुरू कर देना। वो पूरी योजना बना ली उन्होंने। ठीक है, तो आसान शब्दों में इसको कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इन जून में गांधीवाद समोन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। बिफोर ही वेंट, जाने से पहले वो अपने लीडिंग एसोसिएट्स से मिले, यानी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, और ना लौट पाने की स्थिति में, अर्थात कहीं ऐसा हुआ कि वो लौट ना पाए, तो उन्होंने एक बार फिर से पूरे विस्तार से योजना तैयार की फॉर सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की। या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि उन्होंने सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना तैयार की। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले इसको पढ़ा हमने कि बिफोर ही वेंट, जाने से पहले, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वो लीडिंग एसोसिएट्स से मिले, यानी जाने से पहले गांधी जी अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले। एंड अगेन, और एक बार फिर से, लेड डिटेल प्लान, उन्होंने विस्तृत योजना तैयार की फॉर सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की, इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, ना लौट पाने की स्थिति में। पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि जाने से पहले वो अपने लीडिंग एसोसिएट्स से मिले, अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले, और ना लौट पाने की स्थिति में उन्होंने
सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना तैयार की। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, तो गांधी जी हैड 4 4 बार प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज मिले, यानी 4 बार मिले विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज क्या मतलब, यहाँ पे इंटरव्यू में क्या होता है, जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो एक तरह से मिलना ही, ठीक है। तो गांधी जी 4 बार मिले, 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, यानी गांधी जी 4 बार मिले विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिले, हु, और उसने, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, और इसके परिणाम स्वरूप उसने, हु लिखा है ना, हु किसके लिए लगा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए। तो एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप उसने अपॉइंटेड, गठित कर दिया, एक ऑफिशियल कमीशन, एक अधिकारी आयोग, ठीक है, या फिर आधिकारिक आयोग भी बोल सकते हैं। तो एन ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया, ऑफ इंक्वायरी, पता लगाने के लिए, इनटू द इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, वही हम इंडिगो को इंडिगो ही पढ़ेंगे ताकि डाउट ना हो। तो इंडिगो शेयर कॉपर्स, बटाईदारों की सिचुएशन, स्थिति का, तो इंडिगो बटाईदारों की स्थिति का पता लगाने के लिए उसने एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। तो गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिले, जिसके परिणाम स्वरूप उसने इंडिगो बटाईदारों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। एक एक वर्ड समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, एक ही बार रिवीजन करेंगे और उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। आगे कह रहे हैं कि द कमीशन कंसिस्टेड मतलब उस कमीशन में, उस आयोग में शामिल थे, ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी, एंड गांधी, और गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव। सोल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ पे है ऑफ द पीजेंट, यानी पीजेंट मतलब किसान, तो किसानों के सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, यानी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्वयं गांधी जी भी शामिल थे। तो द कमीशन, उस आयोग में, अब कंसिस्टेड को छोड़ दो, ऐसे पढ़ो कि उस आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्वयं गांधी जी भी कंसिस्टेड, शामिल थे। क्लियर है। अरे एकदम आसान तो है कि दो कमीशन, उस कमीशन में, उस आयोग में, कंसिस्टेंट मतलब शामिल थे, यानी उस कंसिस्ट मतलब एक तरह से मात्रा आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन लोग थे, उस आयोग में कितने लोग थे, कौन कौन लोग थे। तो एक तरह से यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया कि उस आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्वयं गांधी जी शामिल थे, यानी गांधी जी थे, जमींदार थे और सरकारी अधिकारी थे। ठीक है। आगे कहते हैं गांधी रिमेन्ड, गांधी जी रहे इन चंपारण में, तो गांधी जी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड, यानी लगातार, अनइंटरप्टेड जिसमें बाधा ना हो, तो इंटरप्टेड मतलब बाधा, अनइंटरप्टेड जिसमें बाधा ना हो, यानी लगातार, पीरियड मतलब समय, ऑफ 7 मंथ, 7 महीनों तक, तो पीरियड ऑफ 7 मंथ यानी 7 महीनों तक। तो गांधी जी चंपारण में लगातार 7 महीनों तक रिमेन्ड रहे, एंड देन, और उसके बाद अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, अगेन और उसके बाद फॉर सेवरल, कई बार, शॉर्टर थोड़े थोड़े समय पर, विजिट आते जाते रहे। ठीक है, कहने का मतलब है थोड़े थोड़े समय के लिए वो वहाँ पर जाते थे, यानी 7 माह तक तो वो लगातार वहाँ पर रहे, लेकिन फिर उनको दूसरे काम भी करने थे, तो वो वहाँ पर जाते और फिर थोड़े समय के बाद कहीं और दूसरी भ्रमण पर निकल जाते और फिर से चंपारण लौट जाते। तो कहने का मतलब
यहाँ पे सीधा सीधा कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि गांधी जी चंपारण में लगातार 7 महीनों तक रहे और फिर उसके बाद वो थोड़े थोड़े समय पर, ठीक है, जाते रहे या फिर थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे, ठीक है, यानी फिर लगातार नहीं रुकते थे, जाते थे, 1-2 दिन रहते थे, फिर वापस लौट आते थे। तो द विजिट अंडरटेकन, पहले ये लाइन समझ लीजिए, फिर इसके बाद कहना है कि गांधी चंपारण में लगातार 7 महीनों तक रहे और फिर उसके बाद वो थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे, ठीक है। अब अगली लाइन ध्यान से समझना। द विजिट मतलब होता है यहाँ पे यात्रा, तो ये यात्रा अंडरटेकिंग कैजुअली, तो ये एक आकस्मिक, अंडरटेकिंग कैजुअली मतलब आकस्मिक यात्रा, ठीक है। तो यह आकस्मिक यात्रा ऑन द इंटर्निटी का मतलब होता है यहाँ पे रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, तो ऑफ एन अनलेटर्ड मतलब अशिक्षित या अनपढ़, पीजेंट मतलब किसान, तो एक अशिक्षित पीजेंट किसान, तो एक अशिक्षित या फिर एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई यह आकस्मिक यात्रा, विजिट मतलब यहाँ पे यात्रा से है, अंडरटेकिंग कैजुअली मतलब एक आकस्मिक यात्रा थी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे द विजिट अंडरटेकिंग कैजुअली इसका मतलब हो जाएगा आकस्मिक यात्रा ऑफ द इंटर्टी का मतलब होता है रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, ऑफ एन अनलेटर्ड यानी अनपढ़, एन मतलब एक, अनपढ़, पीजेंट मतलब किसान, तो एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई यह आकस्मिक यात्रा इन द एक्सपेक्टेशन, जिसकी आशा ये थी, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा, उम्मीद, तो एक्सपेक्टेशन जिसकी यह आशा थी या फिर ये संभावना थी कि दैट की इट वुड लास्ट, ये चलेगी अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, जिसके कुछ दिनों तक ही चलने की आशा थी या फिर जिसके कुछ दिनों तक ही चलने की संभावना थी, ऑक्युपाइड इसने ले लिया था, ऑलमोस्ट अ ईयर लगभग 1 साल, ऑफ गांधीज लाइफ गांधी जी के जीवन का, इसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया था। चलो फिर से, कि एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई यह आकस्मिक यात्रा जिसके केवल कुछ दिनों तक ही चलने की आशा थी, इसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष ले लिया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, तो द ऑफिशियल इंक्वायरी उस आधिकारिक जांच ने असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस मतलब सबूत, क्रशिंग माउंटेन मतलब यहाँ पे कि सबूतों का ढेर, असेंबल्ड मतलब इकट्ठा कर लिया था, तो असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस सबूतों का ढेर इकट्ठा कर लिया था, तो उस आधिकारिक जांच ने सबूतों का ढेर इकट्ठा कर लिया था, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, द बिग प्लांटर्स मतलब बड़े जमींदारों के खिलाफ, तो उस आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के खिलाफ सबूतों का ढेर इकट्ठा कर लिया था। एंड व्हेन और जब दे लगा है सरकारी अधिकारियों के लिए, तो और जब उन्होंने शॉ देखा दिस इसे, और जब उन्होंने इसे देखा, दे एग्रीड तो वो सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल सिद्धांततः, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांततः, सैद्धांतिक रूप से, या यानी अब पैसे दे दो नहीं तो अब जाना पड़ेगा, नप जाएंगे, तो वही चीज़। तो और जब उन्होंने इसे देखा तो वो सिद्धांततः सहमत हो गए, टू मेक रिफंड वापस करने के लिए, पैसे वापस करने के लिए, टू द पीजेंट्स किसानों के, तो किसानों के पैसे वापस करने के लिए वो सहमत हो गए। तो आधिकारिक जांच ने बड़े जमींदारों के खिलाफ सबूतों का ढेर इकट्ठा कर लिया था, और जब उन्होंने इसे देखा तो वो सिद्धांततः किसानों के पैसे वापस करने के लिए तैयार हो गए। बट हाउ मच, लेकिन कितना, मस्ट वी पे
हमें पे करना होगा, हमें चुकाना होगा, लेकिन हमें कितना चुकाना होगा? दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, यानी उन सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि ही वुड डिमांड, वो डिमांड करेंगे, वो मांगेंगे रीपेमेंट, वो पैसा इन फुल ऑफ मनी, वो सारा पैसा रीपेमेंट यानी वो सारा पैसा वापस मांगेंगे। तो दे थॉट, उन्होंने सोचा कि ही वुड डिमांड, वो मांगेंगे रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब होता है पैसा वापस करना, इन फुल ऑफ मनी, सारे का सारा, फुल ऑफ मनी यानी सारे का सारा, तो फुल ऑफ द मनी, तो वो सारा पैसा वह वापस मांगेंगे, विच, जिसे दे, उन्होंने, हैड इलीगली, गैर कानूनी रूप से, एंड डिसीटफुली, और धोखे से, एक्सॉर्टेड, ऐंठा है या वसूला है, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। तो उन्होंने, अब दे देखिए, समझिए यहाँ पे कौन सा वर्ड किस लिए यूज हुआ है। दे लगा है सरकारी अधिकारियों के लिए, तो दे थॉट, तो सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि गांधी जी वुड डिमांड रीपेमेंट, वो पैसे वापस मांगेंगे, इन फुल ऑफ द मनी, वो सारा का सारा पैसा वापस मांगेंगे, विच, जो पैसा, दे, उन सरकारी अधिकारियों ने, हैड इलीगली, गैर कानूनी रूप से और धोखे से, बटाईदारों से ऐंठा था या बटाईदारों से वसूला था। क्लियर है? तो अब इसको किताब की भाषा में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने सोचा, यानी सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि गांधी जी वो सारा पैसा वापस मांगेंगे जो उन सरकारी अधिकारियों ने किसानों से या बटाईदारों से गैर कानूनी रूप से और धोखे से ऐंठा था। ठीक है, तो गांधी जी कहीं नहीं लिखा और ना ही कहीं पे लिखा है सरकारी अधिकारी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दे लगा है सरकारी अधिकारियों के लिए और ही लगा है गांधी जी के लिए। ही आस्क्ड, उन्होंने मांगा, ही लगा है गांधी जी के लिए, तो गांधी जी ने मांगा ओनली, केवल 50%, 50%, तो गांधी जी ने केवल 50% मांगा। देयर, वहाँ पर ही, गांधी जी, सीम्ड, प्रतीत हुए, एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी या फिर आप हठी भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा जिद्दी बोलेंगे। तो वहाँ पर गांधी जी जिद्दी प्रतीत हुए। राइट्स लिखते हैं रेवरेंड जे.जेड. हुज, राइट्स लिखते हैं, रेवरेंड मतलब होता है आदरणीय, जे.जेड. हुज, जे.जेड. हुज एक नाम है। ठीक है, तो जे.जेड. हुज, तो आदरणीय जे.जेड. हुज लिखते हैं, अ ब्रिटिश मिशनरी, जो कि एक अंग्रेज मिशनरी थे, एक अंग्रेज कमिश्नर थे, तो एक अंग्रेज कमिश्नर आदरणीय जे.जेड. हुज लिखते हैं, इन चंपारण, जिन्होंने चंपारण की, हु यानी जिन्होंने चंपारण की, ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड, पूरी घटना को, एट क्लोज रेंज, नज़दीक से ऑब्जर्व किया था, देखा था। तो एक ब्रिटिश यानी अंग्रेज कमिश्नर आदरणीय जे.जेड. हुज लिखते हैं, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना को पास से या नज़दीक से देखा था। तो वो क्या लिखते हैं कि वहाँ पर गांधी जी जिद्दी प्रतीत हुए। नहीं जुड़ रहा तो इसको ऐसे जोड़ो कि एक ब्रिटिश कमिश्नर या फिर एक अंग्रेज कमिश्नर आदरणीय जे.जेड. हुज, जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना को नज़दीक से देखा था, क्लोज रेंज नज़दीक से देखा था, इंटायर एपिसोड पूरी घटना को, तो जिन्होंने चंपारण की पूरी घटना को नज़दीक से देखा था, लिखते हैं कि वहाँ पर गांधी जी जिद्दी प्रतीत हुए। अब गांधी जी ने 50% मांगा है, तो जैसे कोई सामान होता है उसको खरीदने के लिए, जैसे हम कहते हैं भैया इसका 100 रुपये चाहिए, तो सामने वाला कहता है नहीं नहीं 100 नहीं देंगे, 80 देंगे, 20 देंगे, 25 देंगे, तो वही चीज़ अब यहाँ पे थिंकिंग प्रॉबेबली, शायद ये सोचकर, दैट कि ही, गांधी जी वुड नॉट गिव वे, नहीं मानेंगे, शायद ये सोचकर कि गांधी जी नहीं मानेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, ऑफ द प्लांटर्स यानी जमींदारों के, तो जमींदारों के प्रतिनिधि ने
ऑफर्ड प्रस्ताव रखा, टू रिफंड वापस करने का या फिर लौटाने का, टू द एक्सटेंट ऑफ 25% मात्र 25% या फिर 25% तक लौटाने का प्रस्ताव रखा। तो द एक्सटेंट ऑफ 25%, इसका मतलब हो जाएगा 25% लौटाने या वापस करने का प्रस्ताव रखा। तो शायद ये सोचकर कि गांधी जी नहीं मानेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक वापस करने का प्रस्ताव रखा। एंड टू हिज और उसके अमेजमेंट, आश्चर्य का ठिकाना ना रहा या फिर उसके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही, मिस्टर गांधी, जब श्रीमान गांधी ने टुक हिम, उसे पकड़ लिया, एट हिज वर्ड, उसके शब्दों को, यानी जब श्रीमान गांधी जी ने उसके शब्दों को पकड़ लिया, टुक हिम, उसे पकड़ लिया, एट हिज वर्ड, उसके शब्दों से, अर्थात जब गांधी जी ने उसके शब्दों को पकड़ लिया, अर्थात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गांधी जी उसकी बात से सहमत हो गए या फिर गांधी जी ने उसकी बात मान ली। और उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब श्रीमान गांधी जी ने उसकी बात को मान लिया या फिर उसके शब्दों को पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा यही गया है कि गांधी जी ने उसके शब्दों को पकड़ लिया, जिसका तात्पर्य ये है कि गांधी जी ने उसकी बात मान ली। 10 और इस प्रकार ब्रेकिंग, समाप्त कर दिया, द डेडलॉक, गतिरोध को, और इस प्रकार गतिरोध को समाप्त कर दिया। अब ये गतिरोध क्या है? जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि ये 100, दुकानदार बोलता है कि ये 100 रुपये का है, तो आप बोलते हैं नहीं 50 देंगे। दुकानदार बोलता है अच्छा चलिए 75 दे दीजिए, नहीं हम तो 60 देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दुकानदार बोलता है चलो 70 दे दीजिए, आप बोलते हो नहीं 70 तो नहीं देंगे, 60 से ज़्यादा है नहीं। तो ये होता है गतिरोध, जिसमें आप मोल भाव करते रहते हो। तो ये चीज़ उन्होंने समाप्त कर दी, यानी वो मान गए कि चलो 25% ही आ रहा है, यही ठीक है, चलो बात ख़त्म करो यहीं पे। दिस सेटलमेंट, यह समझौता, वाज अडॉप्टेड, स्वीकार कर लिया गया, अनिमोजली, निर्विरोध, बाय द कमीशन, आयोग के द्वारा। तो आयोग ने इस समझौते को निर्विरोध स्वीकार कर लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी ने समझाया, दैट कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड, वापसी की रकम, रिफंड अमाउंट, वापसी की रकम, यानी जो पैसे वापस मिल रहे हैं, तो वापसी की रकम वाज लेस इम्पॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण है, देन द फैक्ट, इस बात की तुलना में, दैट कि लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, हैड बीन ऑब्लाइज्ड, मजबूर हो गए, टू सरेंडर, लौटाने के लिए, पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का कुछ हिस्सा, पार्ट ऑफ द मनी, पार्ट मतलब हिस्सा, तो पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का कुछ हिस्सा, एंड विथ इट, और इसके साथ ही, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, अपनी प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज मतलब अपनी प्रतिष्ठा, देयर प्रेस्टीज यानी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा। यानी कहने का मतलब है कि जब अब तक लोग डर रहे थे जमींदारों से, लेकिन जब जमींदार लोग मजबूर हो गए उनके पैसों को लौटाने के लिए, तो उनमें भी थोड़ा सा जोर आ गया कि चलिए हमारी बात तो मानी जा रही है, अब अगर इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया तो हम फिर से इनके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। यानी किसानों में भी थोड़ा सा जोर आ गया, तो उनकी प्रतिष्ठा भी कम हो गई। ठीक है, तो यह सेटलमेंट, यह समझौता कमीशन या फिर आयोग के द्वारा निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। और गांधी जी ने समझाया कि वापसी की रकम कम महत्वपूर्ण है, लेस इम्पॉर्टेंट, वापसी की रकम कम महत्वपूर्ण है इस बात की तुलना में, दैट कि जमींदार लोग हैड बीन ऑब्लाइज्ड, मजबूर हो गए, कि जमींदार लोग मजबूर हो गए, टू रिटर्न सम, टू सरेंडर, लौटाने के लिए, पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का कुछ भाग, तो पैसे का कुछ भाग लौटाने के लिए मजबूर हो गए, और भी थी, और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का कुछ भाग भी देने के लिए वो मजबूर हो गए। अब अगर ये वाली लाइन कम समझ में आई हो तो आगे की लाइन से आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो देयरफॉर, इसीलिए, एज फार एज, जब तक या फिर जहाँ तक, पीजेंट्स वाज कंसर्न्ड, पीजेंट किसानों की बात है, यानी कंसर्न मतलब चिंता करना एक तरह से, जहाँ तक किसानों की बात है, तो इसीलिए जहाँ तक किसानों की बात है, पीजेंट वर कंसर्न्ड मतलब जहाँ तक किसानों की बात है, द प्लांटर्स,
प्लांटर्स यानी ज़मींदारों ने हैड बिहेव्ड व्यवहार किया एज लॉर्ड अबव द लॉ, व्यवहार किया किसानों के साथ। यानी यहाँ पे लिखा नहीं गया है लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ज़मींदारों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वो लॉ कानून से भी ऊपर हो। लॉर्ड अबव द लॉ यानी कानून से भी ऊपर हो। तो ज़मीन यहाँ पर फिर से पढ़ लीजिए कि इसीलिए जहाँ तक किसानों की बात है ज़मींदारों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वो कानून से भी ऊपर हो। यानी अब उनसे प्रॉब्लम हो गई थी ना ज़मींदारों को, अगर वो लोग केस वगैरह कर देते या फिर आयोग के सामने बोल देते कि इन्होंने हमको सताया है या फिर ज़बरदस्ती हमसे पैसे वसूले हैं, तो उन ज़मींदारों को प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए उन ज़मींदारों ने उन किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो स्वयं भगवान होके आ गए हैं। यानी कहने का मतलब वो लोग कानून से भी ऊपर हैं। और इसीलिए जहाँ तक किसानों की बात है ज़मींदारों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वो लोग कानून से भी ऊपर हों। नाउ अब द पीजेंट्स किसानों ने शॉ देख लिया था दैट कि ही हैड राइट्स मतलब अधिकार, कि उनके पास अधिकार थे। एंड डिफेंडर मतलब रक्षक और रक्षक थे। अब किसानों ने देख लिया था कि उनके पास अधिकार थे और रक्षक थे। ही लर्नड करेज और उन्होंने करेज साहस करना सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इवेंट्स घटनाओं ने जस्टिफाइड सही सिद्ध किया गांधीज पोजीशन गांधी जी की स्थिति को। पोजीशन मतलब स्थिति, तो घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। विद इन अ फ्यू ईयर्स, ये क्लियर हो गया ना कि घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। विद इन अ फ्यू ईयर्स कुछ ही वर्षों में या कुछ ही सालों में द ब्रिटिश अंग्रेज प्लांटर्स जागीरदारों ने, तो कुछ ही सालों में अंग्रेज जागीरदारों ने अबॉन्डेंड छोड़ दिया देयर अपने स्टेट्स जागीरों को। तो कुछ ही सालों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी, विच जिन्हें रिवर्टेड वापस दे दिया गया टू द पीजेंट्स किसानों को, जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग बटाईदारी डिसअपीयर्ड समाप्त हो गई। तो घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। कुछ ही सालों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दी, जिन्हें किसानों को वापस कर दिया गया। इंडिगो की बटाईदारी समाप्त हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ। देखिए ध्यान से समझिएगा, आज सर में बहुत दर्द है लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो रोज़ की अपेक्षा आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाना भी ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स पास हैं और मुझे नवंबर से क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करनी है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ कि हो सके जितना हो सके आपके अध्यापक ने जो क्वेश्चन आंसर लिखाया है वही याद कीजिएगा, सेंट्रल आइडिया वही याद कीजिएगा जो आपके अध्यापक ने लिखाया है। बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस है वही सॉल्व कीजिए जो आपके अध्यापक ने कराए हैं। किसी भी गाइड या विद्या का जितना हो सके उतना कम सहारा लीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी गाइड से पढ़कर जाते हो ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक करने बैठा होता है बंदा, उसको पता होता है कि ये लड़का रट कर आया है। और जब आप अपने टीचर के लिखाए शब्दों का प्रयोग करते हैं, सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, तो वो उसको लगता है कि इस बच्चे ने खुद से बना के लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप अध्यापक को इस बात से इम्प्रेस कर देते हैं, यानी कॉपी चेक करने वाले को इस बात से इम्प्रेस कर देते हैं कि आपने खुद लिखा है, तो वो आपको ज़्यादा अंक देता है। और अगर उसको ये एहसास हो गया कि आप रट्टा मार कर आए हैं, तो वो आपको ज़्यादा अंक नहीं देगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने अपने अध्यापक के द्वारा लिखाया गया क्वेश्चन आंसर का पूरा नोट्स तैयार किया है तो वहाँ से याद कीजिए, या फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको पीडीएफ मिलेगा सभी क्वेश्चन आंसर के लिए, सेंट्रल आइडिया के लिए, पैसेजेस के लिए, सब कुछ आपको पीडीएफ मिलेगा। और सभी वीडियो लेक्चर भी अपलोड होंगे, क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज आएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ चैनल से भी ले सकते हैं पीडीएफ,
या फिर आप अपने अध्यापक के द्वारा लिखाए गए क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए, जितना हो सके गाइड या विद्या पर कम से कम डिपेंड होना है, ये आपका काम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहते हैं गांधी नेवर कंटेंटेड, गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं होते। कंटेंटेड हिमसेल्फ यानी गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे विथ लार्ज, बड़े पॉलिटिकल, राजनैतिक और इकोनॉमिक अथवा आर्थिक सॉल्यूशन, समाधानों से। तो गांधी जी कभी भी बड़े राजनैतिक और या फिर अथवा इकोनॉमिक, आर्थिक सॉल्यूशन, समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे। क्लियर है? इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक वर्ड खुद देख लो, समझ लो, हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। इतना स्लो चल रहा हूँ कि गांधी जी कभी भी बड़े राजनीतिक और या फिर अथवा आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे। ही सॉ, उन्होंने देखा, द कल्चरल, सांस्कृतिक एंड सोशल और सामाजिक बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा इन द चंपारण विलेज, चंपारण गांव में। तो चंपारण के गांव में उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा एंड वांटेड, और वो चाहते थे, टू डू, करना, समथिंग, कुछ, अबाउट इट, इस बारे में, इमीडिएटली, शीघ्र ही, और शीघ्र ही इस बारे में वो कुछ करना चाहते थे। क्लियर है कि उन्होंने चंपारण के गांवों में या फिर चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा और इस बारे में, कहाँ गया, अबाउट इट, इस बारे में वो शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे। डू मतलब करना, वांट मतलब चाहना, तो समथिंग मतलब कुछ, डू करना चाहते थे। ही अपील्ड, उन्होंने अपील की फ्रॉम टीचर्स, अध्यापकों से। तो उन्होंने अध्यापकों से अपील की। महादेव देसाई एंड और नरहरि पारीख, टू यंग मैन, दो नव युवक, हु हैड जस्ट, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन हुए थे या फिर जुड़े थे गांधी जी से एज डिसिपल, शिष्य के रूप में, यानी ज्वाइंट गांधी एज डिसिपल, यानी जो गांधी जी के अभी अभी शिष्य बने थे। तो महादेव देसाई और नरहरि पारीख, दो नव युवक या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि नव युवक, जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। क्लियर है कि महादेव देसाई और नरहरि पारीख, दो नवयुवक जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियों ने वॉलंटियर, समर्पित किया, फॉर द वर्क, इस काम के लिए। तो इस काम के लिए स्वयं को समर्पित किया या फिर प्रस्तुत किया। ठीक है, तो महादेव देसाई और नरहरि पारीख, दो नवयुवक जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, और उनकी पत्नियों ने इस काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। सेवरल मोर, बहुत से अन्य लोग भी आए, फ्रॉम बॉम्बे से, पूना से, एंड अदर, और दूसरे डिस्टेंस, दूरवर्ती, पार्ट ऑफ लैंड, भागों से, और दूरवर्ती भागों से। तो बॉम्बे, पूना और अन्य दूरवर्ती भागों से बहुत से अन्य लोग भी आए। क्लियर है ना? बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे कि बॉम्बे, पूना और अन्य दूरवर्ती भागों से, पार्ट ऑफ लैंड यानी भागों से, अन्य या फिर बहुत से अन्य लोग भी आए। देवदास, गांधी's यंगेस्ट सन, गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास भी अराइव्ड, आ गया, फ्रॉम द आश्रम से। तो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास भी आश्रम से आ गया, एंड सो, और इसके साथ ही डिड मिसेस गांधी, श्रीमती गांधी भी आ गई। श्रीमती गांधी यानी गांधी जी की पत्नी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसके साथ गांधी जी की पत्नी भी आ गई। ठीक है, तो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास आश्रम से आ गया,
और श्रीमती गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस। 6 गांवों में, 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल वर ओपन्ड खोले गए। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई, हम सबको पता है कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, तो यहाँ पे कस्तूरबा, ठीक है। तो कस्तूरबाई यानी कि कस्तूरबा टॉट सिखाती थी द आश्रम रूल्स, आश्रम के नियम। तो कस्तूरबा आश्रम के नियम सिखाती थी। तो कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स, यानी कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स, यानी कस्तूरबा आश्रम के नियम सिखाती थी। ऑन पर्सनल क्लीनिनेस, पर्सनल क्लीनिनेस यानी व्यक्तित्व स्वच्छता, यानी यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व स्वच्छता, एंड और कम्युनिटी सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब भी स्वच्छता, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक। अब ध्यान से समझिए, ये जो पर्सनल है इसकी कई हिंदी होती है, जैसे कि व्यक्तिगत या फिर अपनी स्वयं की या फिर निजी, जो भी आपको बोलना हो। जैसे खुद की क्लीनिनेस यानी स्वच्छता, तो खुद की स्वच्छता के बारे में या फिर व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में या फिर अपनी स्वच्छता के बारे में या फिर निजी स्वच्छता के बारे में, जो बोलना हो बोल सकते हैं। यहाँ पे वैयक्तिक ये भी है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स, कस्तूरबा आश्रम के नियम सिखाती थी। पर्सनल क्लीनिनेस यानी व्यक्तिगत या फिर निजी स्वच्छता, एंड और कम्युनिटी सैनिटेशन और सामुदायिक स्वच्छता, ऑन मतलब पर। तो कस्तूरबाई निजी स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाती थी। अब क्लियर है, आगे चलते हैं। हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, हेल्थ कंडीशंस यानी स्वास्थ्य हालत, वर माइजरेबल दयनीय थे। तो स्वास्थ्य के हालत दयनीय थे। गांधी गॉट डॉक्टर, गांधी जी ने गॉट डॉक्टर, एक डॉक्टर ढूंढ लिया था, या फिर गांधी जी ने एक डॉक्टर तैयार कर लिया था। टू वॉलंटियर ही सर्विसेज, तो स्वेच्छा से सेवा करना यानी अपनी मर्जी से सेवा करना, कहने का मतलब वो फीस नहीं लेता था, फ्री में सेवा करता था। तो गांधी जी ने एक डॉक्टर तैयार कर लिया था जो स्वेच्छा से सेवा करता था फॉर 6 मंथ, 6 महीनों तक। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि गांधी जी ने स्वेच्छा से सेवा करने के लिए या फिर 6 महीनों तक स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर लिया था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन्स, 3 तरह की दवाएं वर अवेलेबल, उपलब्ध थी। तो 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी। कस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, क्विनिन यानी कुनैन, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट यानी गंधक का मलहम। तो हेल्थ कंडीशन वर माइजरेबल, स्वास्थ्य की हालत दयनीय थे। गांधी जी ने 6 मंथ, 6 महीनों तक स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर दिया था। 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी, कस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनैन और गंधक का मलहम। एनीबडी, अगर कोई भी, हु जो, सोड दिखाता, अ कोस्टेड टंग, कोस्टेड टंग यानी जीभ पर, जीभ, टंग मतलब होता है जीभ, कोटेड यानी यहाँ पे कोटेड का मतलब है कि जीभ के ऊपर मैल जम जाना। तो कहने का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जीभ पर जमा हुआ मैल दिखाता था, तो अब इसको ऐसे तो पढ़ नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीभ पर मैल जम जाता था तो वाज गिवन, तो उसे दिया जाता था अ डोज ऑफ कस्टर ऑयल, तो उसे अरंडी का तेल दिया जाता था। कस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। तो अगर किसी भी व्यक्ति के जीभ पर मैल जम जाता था तो उसे अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी, और अगर किसी भी व्यक्ति को विथ मलेरिया फीवर, मलेरिया बुखार हो जाता था, यानी मलेरिया बुखार वाले मरीजों को रिसीव्ड क्विनिन, कुनैन प्लस और कस्टर ऑयल, अरंडी का तेल दिया जाता था, प्लस मतलब और। तो कुनैन के साथ साथ
अरंडी का तेल भी दिया जाता था। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो जाता था तो उसे कुनैन और या फिर कुनैन के साथ अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी, और किसी भी व्यक्ति को विथ स्किन इरप्शंस, स्किन इरप्शन यानी फोड़ा फुंसी, और अगर किसी भी व्यक्ति को फोड़ा फुंसी की शिकायत हो जाती थी तो रिसीव्ड ऑइंटमेंट, तो उसे ऑइंटमेंट यानी गंधक का मलहम प्लस और कस्टर ऑयल अरंडी का तेल दिया जाता था, या फिर गंधक के मलहम के साथ अरंडी का तेल दिया जाता था। क्लियर है? गांधी नोटिस्ड, गांधी जी ने देखा, द फिल्टी स्टेट, गंदी हालत, ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, महिलाओं के कपड़ों की। तो गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, कस्तूरबाई, कस्तूरबा से, उन्होंने कस्तूरबा से कहा टू टॉक, की वो बात करें, टू देम, उन महिलाओं से, ठीक है, यानी उन औरतों से जिनके गंदे कपड़े थे। तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वो उनसे अबाउट इट, इस बारे में बात करें। तो गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी, उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वो उनसे इस बारे में बात करें। वन वुमेन, एक महिला, टुक, ले गई, कस्तूरबाई, कस्तूरबा को, एक महिला कस्तूरबा को ले गई इनटू हर हट, अपनी झोपड़ी में। एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई एंड सैड, और बोली या फिर और कहा, लुक, देखो, देयर इज़ नो बॉक्स, कोई संदूक नहीं है, और कबर्ड, और आलमारी नहीं है, अर्थात ना तो कोई संदूक है और ना ही कोई आलमारी है, हियर, यहाँ पर, फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए। तो कपड़ों के लिए यहाँ ना तो कोई संदूक है और ना ही कोई आलमारी है। द साड़ी, और ये जो साड़ी आई एम वियरिंग, मैंने पहन रखी है, और मैंने ये जो साड़ी पहन रखी है, इज़ द ओनली वन आई हैव, ओनली वन, ये केवल एकमात्र ही आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास केवल यही एकमात्र साड़ी है, या फिर यही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। ड्यूरिंग हीज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लॉन्ग स्टे, लंबे समय तक, स्टे, रहने की वजह से या एक लंबे ठहराव की वजह से, और ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। तो चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, गांधी जी केप्ट रखते थे, अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से ही, वॉच, दृष्टि, गांधी जी दूर से ही दृष्टि रखते थे, ऑन द आश्रम, आश्रम पर, अर्थात आश्रम तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वो चंपारण में रहते थे, तो वो चंपारण से ही आश्रम पर ध्यान दिया करते थे। अब कैसे ध्यान देते थे वो आगे लिखा है। तो ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, हीज लॉन्ग स्टे मतलब होता है लंबा ठहराव या फिर लंबे समय तक रुकना। इन चंपारण में, तो चंपारण में लंबे समय तक रुकने के दौरान या फिर चंपारण में लंबे ठहराव के दौरान गांधी जी आश्रम पर दूर से ही, लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से ही दृष्टि बनाए रखते थे या नज़र गड़ाए रखते थे, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आसान शब्दों में जो हम सब बोलते हैं कि गांधी जी आश्रम पर दूर से ही नज़र रखते थे। ही सेंट, वो भेजा करते थे, रेगुलर, नियमित रूप से, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, वो नियमित रूप से, रेगुलर, नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे, बाय मेल, मेल के द्वारा, डाक के द्वारा। तो डाक के द्वारा वो नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे। एंड आस्क्ड, और मांगा करते थे, फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल मतलब होता है धन, पैसा, पैसों का अकाउंट यानी पैसों का अकाउंट यानी पैसों का लेखा जोखा, आस्क्ड, मांगा करते थे। तो वो नियमित रूप से, पोस्ट यानी मेल, मेल मतलब यहाँ पे सीधा सीधा डाक, तो डाक के साथ द्वारा नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे और धन का या फिर पैसों का लेखा जोखा मांगा करते थे। वंस, एक बार तो, ही व्रॉट, उन्होंने लिखा था, टू द रेजिडेंट्स, आश्रम में रहने वाले, रेजिडेंट्स मतलब आश्रम में रहने वाले लोग, तो एक बार तो उन्होंने आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए लिखा था, दैट कि
इट वॉज टाइम कि समय आ गया है, इट वॉज टाइम कि समय आ गया है टू फिल की भर दिए जाएं, इन द ओल्ड पुराने लैट्रिन ट्रेंचेस, पुराने लैट्रिन के ट्रेंचेस, ट्रेंच मतलब गड्ढे, ठीक है, तो पुराने शौचालय के गड्ढों को फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए, एंड डिग न्यू वंस, और नए गड्ढे डिग कर दिए जाएं, डिग मतलब खोदना, और नए गड्ढे खोदे जाएं। एक बार तो आश्रम में रहने वाले लोगों को उन्होंने लिखा था कि समय आ गया है कि पुराने शौचालय के गड्ढों को भर दिया जाए और नए गड्ढे खोदे जाएं, अदरवाइज नहीं तो या फिर अन्यथा द ओल्ड वंस पुराने गड्ढों से वुड बिगिन आने लगेगी टू स्मेल गंध, बैड दुर्गंध, बैड बैड स्मेल मतलब एक तरह से दुर्गंध या फिर बदबू, नहीं तो पुराने गड्ढों से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, द चंपारण एपिसोड यानी चंपारण की घटना वाज अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मतलब होता है मोड़, तो एक महत्वपूर्ण मोड़ थी इन गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन में। तो चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। व्हाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया है, ही एक्सप्लेन्ड, वो बताते हैं या फिर वो स्पष्ट करते हैं या फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कुछ भी मैंने किया है, वाज अ वेरी, वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी साधारण थिंग, बात है। तो बात या फिर काम दोनों तरह से कह सकते हैं। तो इसको फिर से समझिए कि चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ही एक्सप्लेन्ड, वो स्पष्ट करते हैं या फिर उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्हाट आई डिड, मैंने जो किया है, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो बहुत ही साधारण काम है। तो मैंने बहुत साधारण काम किया है, ठीक है, वाज लगा तो यानी मैंने बहुत साधारण काम किया था, ठीक है, क्लियर है ना कि व्हाट आई डिड वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये पूरा जोड़ के हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ही एक्सप्लेन्ड को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्हाट आई डिड वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, यानी ये पूरा व्हाट आई डिड से लेकर वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, इस पूरे का मतलब हो जाएगा कि मैंने बहुत साधारण काम किया है। वाज लगा है तो हो जाएगा मैंने बहुत साधारण काम किया था। आई डिक्लेयर्ड, मैंने केवल घोषणा की, केवल नहीं लिखा तो यहाँ पे आई डिक्लेयर लिखा है, तो मैंने घोषणा की दैट की द ब्रिटिश की अंग्रेज कुड नॉट ऑर्डर, आदेश नहीं दे सकते, मी मुझे। तो मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मुझे आदेश नहीं दे सकते अबाउट इन माई ओन, मेरे खुद के या फिर मेरे अपने कंट्री देश में। मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, इसका मतलब हो जाएगा कि चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्हाट आई डिड वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, यानी मैंने बहुत ही साधारण काम किया था। मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण, लेकिन चंपारण की घटना डिड नॉट बिगिन, शुरू नहीं हुई थी, एज एन एक्ट, एक्ट मतलब होता है कार्य या फिर कृत्य, तो एक कार्य के रूप में ऑफ डिफियंस यानी अवज्ञा के। लेकिन चंपारण की घटना अवज्ञा के एक कार्य के रूप में प्रारंभ नहीं हुई थी, लेकिन चंपारण की घटना अवज्ञा के एक कार्य के रूप में प्रारंभ नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट, ये प्रारंभ हुई थी ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के द्वारा, टू एलिवेट द डिस्ट्रेस, एलिवेट द डिस्ट्रेस यानी कष्टों को दूर करना। तो कष्टों को दूर करने के लिए ऑफ लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या में, ऑफ पुअर पीजेंट्स, गरीब या फिर निर्धन, पीजेंट्स मतलब किसान। तो यहाँ बड़ी संख्या में
यहाँ बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कष्टों को दूर करने के प्रयास के द्वारा, एन लगाए तो एक प्रयास के द्वारा प्रारंभ हुई थी। क्लियर है कि यहाँ बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कष्टों को दूर करने के एक प्रयास के द्वारा प्रारंभ हुई थी। दिस वाज द टिपिकल गांधीज पैटर्न। दिस वाज यहाँ था टिपिकल गांधी पैटर्न यानी गांधी जी का विशिष्ट तरीका। टिपिकल यानी विशिष्ट, गांधी पैटर्न यानी गांधी जी का तरीका। तो यहाँ गांधी जी का विशिष्ट तरीका था। हिज पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स यानी उनकी राजनैतिक विचारधारा वर इंटरवाइंड, जुड़ी हुई थी विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे है कि व्यवहारिक समस्या, डे टू डे यानी रोजमर्रा, ऑफ द मिलियंस यानी लाखों लोगों की। कैसे पढ़ेंगे इसको कि उनका या फिर उनकी पॉलिटिक्स, उनकी राजनीतिक विचारधाराएं मिलियंस लाखों लोगों के डे टू डे रोजमर्रा के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्यवहारिक समस्याओं से इंटरवाइंड, जुड़ी हुई थी या फिर गुथी हुई थी। कहने का मतलब है कि वो मिलियंस लाखों लोगों के बारे में सोचकर राजनीति करते थे। आसान शब्दों में कि उनकी राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों के रोजमर्रा के व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी। इंटरवाइंड मतलब जुड़ना या फिर गुथा हुआ होना, जुड़ा हुआ होना या फिर गुथा हुआ होना। तो आप दोनों बोल सकते हो, आप चाहे बोल दो कि जुड़ी हुई थी या फिर गुथी हुई थी। अब गुथी हुई बोलना है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों के रोजमर्रा के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्यवहारिक समस्याओं में इंटरवाइंड, गुथी हुई थी। हिज वाज, तो हिज वाज लिखा था तो यहाँ लिख दिया कि हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी। तो उनमें लॉयल्टी नहीं थी, उनमें वफादारी नहीं थी टू एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस यानी काल्पनिक चीज़ें, तो काल्पनिक चीज़ों के प्रति उनमें वफादारी नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, कि उनमें काल्पनिक चीज़ों के प्रति वफादारी नहीं थी। इट वाज, उनकी वफादारी, वाज थी, अ लॉयल्टी यानी इट वाज अ लॉयल्टी, उनकी वफादारी थी टू लिविंग, जीते जागते ह्यूमन बीइंग्स, मानवों के प्रति। तो एब्स्ट्रैक्शंस यानी काल्पनिक चीज़ों के प्रति उनकी वफादारी नहीं थी। सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे पढ़ सकते हैं कि हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, यानी काल्पनिक चीज़ों के प्रति उनकी वफादारी नहीं थी, बल्कि उनकी वफादारी जीते जागते मनुष्यों के प्रति थी। इन एवरीथिंग, जो कुछ भी गांधी डिड, गांधी जी करते थे, अर्थात इसके अलावा गांधी जी जो कुछ भी करते थे, मोर ओवर यानी इसके अलावा, तो इसके अलावा गांधी जी जो कुछ भी किया करते थे, ही ट्राइड, तो वो प्रयास करते थे, टू मोल्ड, मोल्ड मतलब ढालना, वो ढालने का प्रयास करते थे, अन्यू एक नया फ्री स्वतंत्र इंडियन भारतीय, वो एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो इसके अलावा मोर, इसके अलावा गांधी जी जो कुछ भी करते थे वो उसमें एक ही ट्राइड, वो प्रयास करते थे, टू माउल्ड ढालने का, अन्यू एक नया फ्री स्वतंत्र इंडियन भारतीय। छोटा कर लेता हूँ क्योंकि समझाने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए यहाँ तक समझते हैं पहले कि इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर, तो इसके अलावा इन एवरीथिंग गांधी डिड, तो गांधी जी जो कुछ भी किया करते थे वो उसमें एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालने का प्रयास करते थे, हु जो कुड स्टैंड खड़ा हो सके, ऑन हीज ओन अपने खुद के फीट पैरों पर, जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस और इस प्रकार मेक इंडिया फ्री भारत को स्वतंत्र करा सके। तो इसके अलावा गांधी जी जो कुछ भी करते थे वो उसमें
एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालने का प्रयास करते थे, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके या फिर अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन। अर्ली मतलब शुरू में, इन द चंपारण एक्शन यानी चंपारण एक्शन मतलब घटना। तो चंपारण घटना के शुरू में ही, चंपारण घटना के प्रारंभ में ही या फिर चंपारण घटना की शुरुआत में ही चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट, जो अंग्रेज पेसिफिस्ट थे, अंग्रेज शांति दूत थे। तो जो एक अंग्रेज शांति दूत थे उनका नाम क्या था? चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। तो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो एक अंग्रेज शांति दूत थे, हु हैड बिकम, जो बन गए, अ डिवोटी फॉलोअर, एक अनुयायी ऑफ महात्मा गांधी के, जो महात्मा गांधी के एक अनुयायी बन चुके थे। ठीक है। तो अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण घटना के प्रारंभ में ही चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो एक अंग्रेज शांति दूत थे, वो गांधी जी के अनुयायी बन चुके थे। केम, वो आए, टू बिड गांधी जी से फेयरवेल, अलविदा कहने के लिए। वो गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए या फिर गांधी जी से विदाई लेने के लिए आए। बिफोर यानी पहले, गोइंग जाने से पहले, ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब सेवा, तो अपनी सरकारी सेवा पर, टूर ऑफ ड्यूटी यानी अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पहले, टू द फिजी आइलैंड्स, फिजी टापू पर। तो पहले इतना समझिए कि चंपारण घटना के प्रारंभ में ही चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो एक अंग्रेज शांति दूत थे, वो गांधी जी के या महात्मा के अनुयायी बन चुके थे और वो गांधी जी से विदाई लेने के लिए आए या फिर गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए, बिफोर, जाने से पहले, फिजी आइलैंड पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पहले। ठीक है। तो वो फिजी आइलैंड यानी फिजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पहले गांधी जी से अलविदा या फिर विदाई देने के लिए आए। ठीक है। विदाई देने के लिए यानी विदाई लेने के लिए आए। क्लियर है? नहीं स्पष्ट हुआ? एकदम आसान तो है यहाँ पे कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण घटना के अर्ली, शुरुआत में ही, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, ये एक व्यक्ति का नाम है। तो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो एक अंग्रेज शांति दूत थे, वो महात्मा के अनुयायी बन चुके थे। यहाँ तक हो गया, छोटा कर लिया। के मतलब आना, टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी से विदाई लेने के लिए आए या फिर गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आए। बिफोर गोइंग, जाने से पहले। ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी, अपनी सरकारी सेवा पर। टू फिजी आइलैंड यानी फिजी टापू पर। तो फिजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पहले वो गांधी जी से विदाई लेने के लिए आए। के मतलब आना। अब आगे क्या कहते हैं वो समझिए। गांधीज लॉयर फ्रेंड, गांधी जी के लॉयर, वकील, फ्रेंड्स, मित्रों ने, गांधी जी के वकील मित्रों ने थॉट, सोचा, गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार होगा, फॉर एंड्रयूज, कि एंड्रयूज टू स्टे, ठहर जाएं, इन चंपारण में, कि एंड्रयूज चंपारण में ठहर जाएं, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करें। किसकी सहायता करें? गांधी जी की और उनके वकील मित्रों की। ठीक है। तो गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि ये एक अच्छा विचार होगा कि एंड्रयू चंपारण में ही रुक जाएं और उनकी सहायता करें। एंड्रयू वाज विलिंग, एंड्रयू रुकना चाहते थे, अर्थात एंड्रयू की इच्छा भी रुकने की थी। तो एंड्रयू वाज विलिंग, एंड्रयू भी रुकना चाहते थे। इफ़ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो जाते। तो अगर गांधी जी सहमत हो जाते तो एंड्रयू भी रुकना चाहते थे। लेकिन गांधी जी
वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, इसके विरुद्ध थे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, या फिर गांधी जी इसके विरुद्ध थे, बट लगा है तो लेकिन गांधी जी इसके विरुद्ध थे, या फिर लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, आपको लगता है, दैट कि इट दिस अनइक्वल फाइट, अनइक्वल, इक्वल मतलब बराबर, अनइक्वल मतलब गैर बराबर, जो बराबर का ना हो। तो आपको लगता है कि इन थिंक दैट इन दिस, कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, आपको लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, ये सहायक होगा, इफ़, यदि, वी हैव एन इंग्लिश मैन, यदि हमारी तरफ एक अंग्रेज हो, ऑन आवर साइड, हमारी तरफ, यदि कोई अंग्रेज हमारी तरफ हो जाए तो ये हमारे लिए सहायक होगा। गांधी जी क्या करें, बहुत बड़ी बात करें कि अगर कोई अंग्रेज हमारी तरफ आ जाए, अर्थात हमारे पक्ष में आ जाए, तो ये हमारे लिए सहायक होगा या फ़ायदेमंद होगा। तो आपको लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में यदि कोई अंग्रेज हमारी पक्ष में आ जाता है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में यदि कोई अंग्रेज व्यक्ति हमारे पक्ष में आ जाता है तो हमारे लिए ये सहायक होगा, या फिर हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। चलिए फ़ायदेमंद ही बोलिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये फ़ायदे की बात होगी। तो आपको लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में यदि कोई अंग्रेज व्यक्ति हमारे पक्ष में आ जाता है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। दिस शोज, ये दिखाता है या फिर ये प्रदर्शित करता है, द वीकनेस, कमजोरी को, ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय की या आपके दिल की। ये केवल आपके दिल की कमजोरी को दिखाता है, या फिर ये केवल आपके हृदय की कमजोरी को दर्शाता है। तो कह रहे हैं आगे कि द कॉज इज जस्ट, जस्ट यानी मतलब जस्टिस से है यहाँ पे, यानी न्याय से है। तो द कॉज यानी मुद्दा या फिर ये कारण, इज जस्ट यानी मुद्दा न्याय संगत है। द कॉज इज जस्ट यानी मुद्दा न्याय संगत है, या फिर ये न्याय की बात ये है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम सीधा सीधा यही बोलेंगे कि मुद्दा न्याय संगत है। कॉज मतलब मुद्दा, कारण, ठीक है, तो कारण न्याय संगत है, या फिर मुद्दा न्याय संगत है। एंड यू, और आपको, मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ, आपको अपॉन योर सेल्फ, अपने स्वयं के ऊपर ही रिले, निर्भर रहना होगा। टू विन, जीतने के लिए, द बैटल, इस युद्ध को, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर रहना होगा। ठीक है, तो द कॉज इज जस्ट यानी मुद्दा न्याय संगत है, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको अपने स्वयं के ऊपर ही निर्भर रहना होगा, अर्थात आप किसी अंग्रेज व्यक्ति की सहायता नहीं लेंगे, सीधी बात। तो यू शुड नॉट सीक, आपको नहीं ढूंढना चाहिए, अप्रोपिक बैसाखी, तो आपको एक बैसाखी नहीं ढूंढनी चाहिए। इन मिस्टर एंड्रयूज, श्रीमान एंड्रयूज के रूप में, या फिर मिस्टर एंड्रयूज के रूप में। तो मिस्टर एंड्रयूज के रूप में आपको एक बैसाखी नहीं ढूंढनी चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स, जो कि हैपन्स यानी जो कि संयोगवश, केवल संयोग मात्र से, जो कि संयोगवश या जो केवल संयोग मात्र से, टू बी एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति हैं। ठीक है, तो मिस्टर एंड्रयूज जो कि संयोगवश या केवल संयोग मात्र से एक अंग्रेज व्यक्ति हैं, उनके रूप में आपको बैसाखी नहीं ढूंढनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हो, या फिर आप पढ़ सकते हो, एक ही लाइन का दो बार रिवीजन करा रहा हूँ ताकि रिवीजन ना कराना पड़े, इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाए। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कुछ पुराने ज़माने के शब्द यूज किए गए हैं। टीचर का यह मानना होता है कि बच्चा 12th में आ गया, उसको सब आता है, ऐसा नहीं होता। बच्चा तो बच्चा होता है, उसको पढ़ना है तो उसको एकदम स्लो मोशन में ही पढ़ाना होता है, धीरे धीरे समझाना होता है हर एक बात। तो आप ये मत समझिए कि आप इतने बड़े हो गए हैं और मैं आपको इतने छोटे स्तर से समझा रहा हूँ। अगर छोटे स्तर से नहीं समझाया गया तो ये चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यही है कि हमें इस चैप्टर को समझना है। पढ़ तो सब लेते हैं,
पढ़ तो आप किताब से भी सकते हो। चलिए ध्यान से समझिए कि यू शुड नॉट सीक आपको नहीं ढूंढना चाहिए प्रॉपिक बैसाखी इन मिस्टर एंड्रयूज़, श्रीमान एंड्रयूज़ के रूप में या फिर मिस्टर एंड्रयूज़ के रूप में आपको एक बैसाखी नहीं ढूंढनी चाहिए जो कि संयोगवश या केवल संयोग मात्र से एक अंग्रेज हैं। ठीक है, तो मिस्टर एंड्रयूज़ जो कि संयोगवश एक अंग्रेज हैं, उनके रूप में आपको एक बैसाखी नहीं ढूंढनी चाहिए। ही हैड रीड, ही लगा है गांधी जी के लिए, तो ही हैड रीड उन्होंने पढ़ लिया था, आवर माइंड्स हमारे मन को, करेक्टली ठीक ठीक, यानी उन्होंने हमारे मन को ठीक ठीक पढ़ लिया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे मन की बात को ठीक तरह से जान लिया था। तो ही हैड रीड उन्होंने पढ़ लिया था, आवर माइंड्स हमारे मन को, करेक्टली यानी ठीक ठीक, उन्होंने ठीक ठीक हमारे मन को पढ़ लिया था, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि उन्होंने हमारे मन की बात सही रूप से या एकदम ठीक जान ली थी। थोड़ा सा बोल्ड हो गया, तो सीधे सीधे ऐसे पढ़ते हैं कि उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड यानी राजेंद्र प्रसाद कहते हैं एंड वी कि हमारे पास हैड नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। अब हमें इस राजेंद्र प्रसाद जो नाम लिखा है इसको सबसे पहले पढ़ना होगा और हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली एंड वी हैव नो रिप्लाई। अब ये बीच का जो है ना, ये सबसे पहले रखिए कि राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी जी ने इन दिस वे इस तरह से, टॉट अस हमें पढ़ाया, अ लेसन एक पाठ, इन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भरता का पाठ इस तरह से गांधी जी ने हमें पढ़ाया। आपकी बुक में स्वावलंबन दिया है, नीचे देख सकते हैं आप, ये स्वावलंबन, ये तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का मतलब स्वावलंबन भी होता है, जिसका सीधा सीधा मतलब आत्मनिर्भर, यानी स्वयं पर निर्भर रहो, किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो। चलिए, तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी जी ने इस तरह से हमें आत्मनिर्भरता का या फिर स्वावलंबन का एलेशन एक पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि गांधी जी ने इस तरह हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ठीक है, एक एक पॉइंट कर रहा हूँ, लेसन मतलब पाठ, टॉट मतलब पढ़ाया। तो गांधी जी ने इस तरह हमें आत्मनिर्भरता का या फिर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस के लिए आप स्वावलंबन भी बोल सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बोल सकते हैं, जो याद हो जाए वो बोल दीजिए। अब यहाँ पे तीन चीज़ें कही गई हैं, एक है सेल्फ रिलायंस, दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस और तीसरा है हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स। अब तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से वर ऑल बाउंड टुगेदर, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला तो है सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन या फिर आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, इसका मतलब तो सबको पता है, इंडियन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है भारत की स्वाधीनता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदारों की सहायता से, ओवरऑल हम सभी बाउंड जुड़े हुए हैं, टुगेदर एक दूसरे से, वर लगा है यानी थे। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये पास्ट का है, वाज वर यानी थे। तो सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन भी बोल सकते हैं, आत्मनिर्भरता भी बोल सकते हैं। मैं आत्मनिर्भरता बोल रहा हूँ, आप स्वावलंबन बोल दीजिएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा।
तो सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन, इंडियन इंडिपेंडेंस भारत की स्वाधीनता और बटाईदारों की सहायता से हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। इस चैप्टर को बहुत स्लोली पढ़ाया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, लेकिन फिर भी आप में कुछ ना कुछ डाउट रह गया होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको ये चैप्टर खुद से पढ़ना है एक बार, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 100% ये चांस होता है, 99% ये चांस होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि गांधी जी भी हैं और एक बहुत बड़े आंदोलन की बात की गई है इस चैप्टर में जो भारत से ही संबंधित है। इस वजह से यहाँ से ज़्यादातर चांस होता है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी गाइड या विद्या का जितना हो सके उतना कम सहारा लीजिएगा। या तो उन प्रश्न उत्तर को याद कीजिए, उन सेंट्रल आइडिया को याद कीजिए, उन नोट्स को तैयार कीजिए जो आपके टीचर ने तैयार करवाए हैं, या फिर अगर आप टीचर के नोट्स नहीं तैयार कर पाए हैं तो हमने अपना नोट्स तैयार करवाया है जो कि नवंबर से आपको पीडीएफ के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर की सीरीज जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, वैसे ही सबको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पीडीएफ लेकर तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब गाइड या विद्या से पढ़कर जाते हैं ना, तो कॉपी चेक करने वाले को ये एहसास हो जाता है कि ये बच्चा रट्टा मार कर आया है और वो आपको कम अंक देता है। और वहीं जब आप अपने टीचर की लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं और बाकी चीज़ें हल करते हैं तो वहाँ पे टीचर को लगता है कि बच्चे ने इसको खुद से हल किया है, तो वो आपको ज़्यादा अंक देता है। तो अभी भी टाइम है, संभल जाइए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, 3 पार्ट बनाने पड़ गए इस चैप्टर के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें और जैसे ही पीडीएफ अपलोड होना स्टार्ट हो आपको पीडीएफ भी मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।